नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ वक्ता। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को सौंपा पहला INS विक्रांत, विपक्ष को लगी मिर्ची। जयराम रमेश ने ट्वीट कर कहा, ये सभी सरकारों के प्रयास का फल। महाराष्ट्र में शिवसेना के बाद कांग्रेस का खात्मा, कांग्रेस के कई बड़े नेता बीजेपी के संपर्क में। अशोक चव्हाण और फडणवीस की हुई खुफिया मीटिंग। कोयला घोटाले में फंसे अभिषेक बनर्जी से ईडी ने की पूछताछ, नहीं दिए सवालों के जवाब। ममता बनर्जी की बड़ी मुश्किलें, उनसे भी हो सकती है पूछताछ। यूपी की तर्ज पर बिहार में भी हो सकता है मदरसों का सर्वे, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उठाई मांग। कहा, जांच करके रोहिंग्या और PFI को बिहार से बाहर निकाला जाए। केजरीवाल के नेता सत्येंद्र जैन की जमानत पर सुनवाई 6 सितंबर को। वकील कपिल सिब्बल ने दी दलील, चार्जशीट दाखिल हो गई, फिर जेल में क्यों रखा जाए। आज की सबसे पहली खबर भारतीय नौसेना को मिले पहले INS विक्रांत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोच्चि में देश के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना को समर्पित किया। ये भारत के समुद्री इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा जंगी जहाज है, जो कोचीन शिपयार्ड में 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बना है। साथ ही प्रधानमंत्री ने नए नौसैनिक ध्वज का भी अनावरण किया। इसे लहराने के दौरान पहली बार विक्रांत पर जन गण मन गाया गया। इस मौके पर कई बड़े नेता मौजूद रहे, लेकिन विपक्ष को इससे मिर्ची लगी है और पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि INS विक्रांत आज सन 1999 से जारी सभी सरकारों के सामूहिक प्रयास की देन है। क्या प्रधानमंत्री इसे स्वीकार करेंगे? डॉक्टर साहब, देश को पहला INS विक्रांत मिला है और विपक्ष यहां भी क्रेडिट लेने की होड़ में है। देखिए, जब बारात जाती है तो उसमें बहुत सारे ऐसे फूफा जी किस्म के लोग होते हैं जो नाराज हो जाते हैं। विपक्ष की हालत यही है। आज हिंदुस्तान के लिए एक ऐतिहासिक दिन है। हर भारतवासी, हर हिंदुस्तानी का सिर फक्र से ऊंचा उठा है कि आज हमने वो कर दिखाया जो दुनिया में सिर्फ 5 मुल्क, वो भी विकसित मुल्क, वो ये काम कर सकते हैं। चीन, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस के अलावा दुनिया की जितनी भी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनके पास भी इस तरह की टेक्नोलॉजी नहीं है कि वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर अपने से बना सके। हिंदुस्तान ने ये अचीवमेंट हासिल किया है। इसमें सब लोगों को बधाई देने की आवश्यकता है, लेकिन रोने का काम कुछ लोगों का ज़रूरी है। कुछ लोग सवाल उठा रहे हैं, भाई 20,000 करोड़ रुपए खर्च करने की क्या ज़रूरत थी? अरे, देश बचेगा, सुरक्षा रहेगी, तब तो देश आगे जाएगा। लेकिन इस खबर में एक और बहुत ही अहम चीज़ है कि आज एक बार फिर इंडियन नेवी के फ्लैग को बदला गया। जो इंसिग्निया है उसके ऊपर हर बार एक बार उसे बदला गया, जिसमें गुलामी, जिसमें दास्ता का प्रतीक पहले यूनियन जैक हुआ करता था, फिर उसके बाद कोई क्रॉस लगा दिया जाता था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार आई, उस क्रॉस को हटाया गया। फिर सोनिया गांधी की सरकार आ गई, मनमोहन सिंह की सरकार आ गई, फिर से उस क्रॉस को लगा दिया गया। लेकिन इस बार प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इंडियन नेवी का जो फ्लैग तैयार हुआ है, जो उसका इंसिग्निया है, उसमें तिरंगा तो है ही, साथ ही साथ छत्रपति शिवाजी महाराज की आभा, उनका जो सील की जो छाप है उस ध्वज के ऊपर, वो वाकई बता रहा है कि हिंदुस्तान गुलामी की जंजीरों को तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस को पीएम मोदी के कामों से नहीं बल्कि पीएम मोदी से ही दिक्कत है, लेकिन कांग्रेस की दिक्कत महाराष्ट्र में बढ़ती दिख रही है। अब उद्धव के बाद महाराष्ट्र में सोनिया गांधी के तोते उड़ गए हैं, क्योंकि कांग्रेस का बड़ा नेता जल्द बीजेपी के पाले में जाने वाला है। महाराष्ट्र कांग्रेस से बड़ी खबर आई कि अशोक चव्हाण की डिप्टी CM देवेंद्र फडणवीस के साथ एक खास ठिकाने पर गोपनीय रूप से मुलाकात हुई। ये मुलाकात 15 से 20 मिनट के करीब हुई। न सिर्फ अशोक चव्हाण बल्कि कांग्रेस के कुछ और विधायक
विधायक भी बीजेपी के संपर्क में बताए जा रहे हैं, जिससे लग रहा है कि महाराष्ट्र में कांग्रेस का सुपड़ा साफ होने वाला है। डॉक्टर साहब, अगर ऐसा हुआ तो क्या कांग्रेस महाराष्ट्र से भी साफ हो सकती है? देखिए, अशोक चौहान कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ लीडर्स में से हैं। वो एक एक्स चीफ मिनिस्टर हैं और कांग्रेस पार्टी से अगर वो बाहर आकर भारतीय जनता पार्टी में मिलते हैं तो कांग्रेस पार्टी के लिए तो बुरी खबर है ही, साथ ही साथ तमाम विपक्ष के लिए भी एक झटका है। मतलब ये कि आप अपनी पार्टी को बचा नहीं पा रहे हो और प्रधानमंत्री मोदी की पॉपुलैरिटी इतनी ज़्यादा होती चली जा रही है, बीजेपी की एक्सेप्टेबिलिटी इतनी ज़्यादा है कि एक इसको कह सकते हैं कि पुराने लीडर्स भी उनको लगने लग गया है कि अब कांग्रेस में उनका कोई फ्यूचर नहीं है। मीटिंग हुई, 20-25 मिनट की मीटिंग हुई। अशोक चौहान अकेले नहीं थे, कुछ और लीडर थे। फिर अलग से कांग्रेस पार्टी के एमएलए और अभी अघाड़ी सरकार में वो मिनिस्टर थे असलम शेख, उनकी भी मुलाकात हुई। और ये मुलाकात कोई यूं ही नहीं हो रही। आपको याद होगा अशोक चौहान साहब जब एकनाथ शिंदे अपनी बहुमत को साबित कर रहे थे, जब असेंबली बुलाई गई थी तो वो लेट से पहुंचे थे, उन्होंने वोट नहीं की थी। इसके अलावा जो विधान परिषद और राज्यसभा के जो चुनाव हुए उस दौरान कई सारे कांग्रेसी लीडर्स ने बाकायदा भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार को वोट देकर जितवाया था। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस बात को लेकर डर गई कि कहीं एकनाथ शिंदे की तरह उनके यहाँ भी बगावत ना हो जाए। उस वक्त तो उस बगावत को रोक दिया गया, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अशोक चौहान की मीटिंग और तमाम एमएलएस की जो मीटिंग हुई है, इस बार महाराष्ट्र कांग्रेस के अंदर बगावत को थामा नहीं जा पाएगा। जी डॉक्टर साहब, कांग्रेस की मुसीबतें तो अनगिनत हैं जिसका हल कांग्रेस के पास नहीं है, लेकिन बंगाल की ममता सरकार के पास भी ईडी का कोई हल नहीं है। कोयला तस्करी मामले में ईडी ने अपनी जांच तेज करते हुए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी पर शिकंजा कस दिया है और अभिषेक बनर्जी से कई घंटों तक पूछताछ की गई, लेकिन अभिषेक ईडी के सख्त सवालों का जवाब नहीं दे पाए, जिससे कहा जा रहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है। तो वहीं भतीजे की बढ़ती मुश्किलों से ममता बनर्जी भी टेंशन में आ गई हैं, क्योंकि कोयला घोटाले की जांच की आंच ममता तक भी पहुंचती दिख रही है। इसीलिए कोयला घोटाले ने ममता बनर्जी की नींद उड़ा दी है। डॉक्टर साहब, अभिषेक से पूछताछ, अब फिर कुछ दिन बाद उनकी साली से पूछताछ, क्या ममता से भी पूछताछ हो सकती है? देखिए, ये जो कोयला घोटाला है, कैपिटल टीवी के दर्शक अच्छी तरीके से जानते हैं, हमने कई सारे वीडियोस बनाए हैं। सवाल बहुत ही सिंपल सा है। जो अनूप मांझी और जयदेव मंडल के पास से जो कागजात मिले हैं और उनके यहाँ से जो सबूत मिले हैं, उससे ये बात इस्टेब्लिश हो रहा है कि पुलिस प्रशासन, पॉलिटिकल पार्टीज को ये लोग 150 करोड़ रुपए बांटा करते थे। वो पैसा कहाँ गया, किसके पास गया? और इसी संदर्भ में जब ईडी और सीबीआई ने जांच पड़ताल शुरू की तो मालूम चल रहा है कि ममता बनर्जी के परिवार के लोगों के बैंक अकाउंट्स में अनर्गल पैसा, वो भी देश के अकाउंट्स में नहीं, लंदन के अकाउंट्स में, सिंगापुर के अकाउंट्स में, वहाँ लाखों लाख रुपए जा रहे हैं, 50 लाख 60 लाख रुपए एक बार जो है वो ट्रांसफ़र हो रहे हैं। भाई, ये पैसा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है? आप ऐसा कौन सा बिजनेस करते हैं, कौन सा काम करते हैं, कैसी इंडस्ट्री आप चलाते हैं जिसकी वजह से आपको ये पैसे आ रहे हैं? इसका तो एक्सप्लेनेशन देना होगा। इसलिए जब ये सवाल पूछा जाता है तो इन लोगों ने चुप्पी साध रखी है। ईडी के साथ दिक्कत ये है कि आप ईडी के सवालों का जवाब देंगे तो फंसेंगे, जवाब नहीं देंगे तो फंसेंगे। अगर जवाब देंगे तो कानून के मुताबिक आपका बयान ही सबूत बन जाएगा, और अगर आप जवाब नहीं देते हैं तो गिरफ्तार होने का खतरा सदैव बना रहेगा। जी डॉक्टर साहब, ममता के भतीजे ने ममता सरकार को भी फंसा दिया है, लेकिन अब बिहार सरकार की मुसीबतें भी बढ़ने वाली हैं। असम और यूपी के बाद अब बिहार में भी मदरसों के सर्वे की बात उठ रही है, और जिसे उठाया है केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने। गिरिराज सिंह ने कहा है कि यूपी की तर्ज पर बिहार में भी मदरसों का सर्वे होना चाहिए, खासकर सीमांचल के इलाकों में। यहाँ बाहर से आने वाले रोहिंग्या और जो पीएफआई के सदस्य हैं, उनकी पहचान करके सभी को वापस बाहर भेजने की जरूरत है। डॉक्टर साहब, तो क्या अब बिहार की सरकार मदरसों का सर्वे कराएगी? बिल्कुल नहीं कराएगी।
ये मांग इसलिए किया जा रहा है ताकि नीतीश कुमार को, तेजस्वी यादव को सेक्युलरिज्म का वो कुरूप चेहरा दिखाया जा सके कि आप वोट बैंक पॉलिटिक्स की वजह से किस तरीके से बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास को आपने सीमांचल ही नहीं, बिहार के कई सारे डिस्ट्रिक्ट्स में आपने बसाना शुरू कर दिया है। ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आगे चल के बनने वाला है। जहां तहां मदरसे खुल रहे हैं और वो भी इलीगल, अनरिकॉग्नाइज्ड। अभी हाल में खबर आई कि पीएफआई ने वहां 15,000 स्लीपर सेल्स, इतने लोगों को वो ट्रेनिंग दे चुका है। 26 जिलों के अंदर बकायदा रेड मारी जाती है, लोगों को पकड़ा जाता है, सबके फोन मिलते हैं, सबूत मिलते हैं। ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार बंगाल के बाद इन जिहादियों का एक बहुत बड़ा केंद्र बनता चला जा रहा है। कौन भूल सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर जानलेवा हमला, सीरियल ब्लास्ट पटना में किया गया था जब वो 2014 के प्रचार प्रसार में वहां पे उन्होंने रैली की थी। तो ये जो सरकार है नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की, वो तो सर्वे कभी नहीं कराएगी क्योंकि वो इनके वोट बैंक्स हैं। नंबर 2 कि इन लोगों को अपनी कुर्सी बचानी है, बिहार गर्त में चला जाए, वो तबाह और बर्बाद हो जाए, गली मोहल्ले वहाँ जिहादी अपना शासन चलाएं, उससे इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। इनको अपनी कुर्सी प्यारी है। जी डॉक्टर साहब, बिहार सरकार मदरसे का सर्वे कराती है तो कई बड़े राज खुलेंगे। तो वहीं केजरीवाल के नेता सत्येंद्र जैन पिछले 3 महीने से जेल में हैं। उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई 6 सितंबर को होगी, जिस पर ईडी फिर से अपनी दलीलें पेश करके जैन की हिरासत बढ़ाने की मांग करेगी। लेकिन सत्येंद्र जैन के वकील कपिल सिब्बल की ये दलील है कि मामले में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है, गवाहों के बयान भी दर्ज किए जा चुके हैं। सत्येंद्र जैन 3 महीने से जेल में हैं, अब उन्हें हिरासत में रखने का कोई औचित्य नहीं बनता। डॉक्टर साहब, क्या सत्येंद्र जैन की जमानत हो सकती है दलील के बाद? देखिए, आम आदमी पार्टी का ये कुरूप चेहरा कपिल सिब्बल साहब हैं, इनके वकील जी। वही कपिल सिब्बल साहब जिसका नाम लिस्ट लेकर के केजरीवाल कहता था कि महाभ्रष्ट है। अब ये महाभ्रष्ट वकील के साथ मिलके अपने कट्टर ईमानदार मंत्री को बचाने की जुगत में है जी। रेस्ट एश्योर्ड, जिस तरह की धाराएं, जिस तरह के जुर्म में सत्येंद्र जैन जेल गए हैं, 2 साल 3 साल तक ये बाहर नहीं निकलने वाले। ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि आप इस देश में मंत्री बन के आप ब्लैक मनी को वाइट करने का धंधा करेंगे, हवाला ऑपरेटर्स के साथ आप रिश्ता रखेंगे, और केजरीवाल आपको भारत रत्न दिलाने की बात करेंगे कि भाई आपने हॉस्पिटल अच्छे बना दिए, इसलिए इनको छूट दे दी जाए कि भाई तुम हवाला ऑपरेशन करो, ब्लैक मनी का वाइट का धंधा करो, 250 बीघे जमीन दिल्ली के अंदर खरीद लो। ये महाभ्रष्ट सरकार जो केजरीवाल चला रहा है, इसके पाप का अंत इतनी जल्दी नहीं होने वाला। कोर्ट से 6 तारीख को सुनवाई तो होगी, लेकिन सत्येंद्र जैन जेल से बाहर नहीं आ पाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी के लिए। धन्यवाद। खबरों का पंचनामा में आज के लिए इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरों और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।